इलेक्शंस के सिर्फ 2 दिन पहले जी आप पर एफआईआर हो जाती है जी व्यापम के नाम पर। जी। मैं बेबाकी से बताऊं तो मैं इनफैक्ट जेल में जो एक बाखंड होता है उसमें एक मानसिक चिकित्सालय है जिसमें कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं, उनको रखा जाता है, उसमें मुझे रखा गया। और मैंने जैसे ही मैं 2008 के इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके कुछ महीनों के अंदर ही मुझ पे सीबीआई केस रजिस्टर होके एक साथ मेरे जो एजुकेशन संस्थान, मेरे घर, मेरे ऑफिस सब पे रेड पड़ी। सब नमस्कार, द अदर साइड विद मेघा में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के जो मेहमान हैं इन्हें हम जानते हैं एक बेबाक, प्रभावशाली, लोकप्रिय, ऊर्जावान और एक दबंग राजनेता के रूप में। आपने जिस भी क्षेत्र में प्रयास किए उसमें हमेशा पारंगत ही हुए, फिर चाहे छात्र के रूप में एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग करना हो या शिक्षाविद के रूप में राधा रमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करना हो। और वैसे आपके हेल्पफुल नेचर के चलते भोपाल की कुछ पढ़ने वाली बच्चियों ने एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग बनाई थी जिसमें आपको एक भोपाल का सुपर हीरो दिखाया गया था। तो ऐसे हमारे सबके फेवरेट संजू बॉस हमारे साथ आज है। संजीव सक्सेना जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा। तो सर, वैसे तो हम बहुत सारे लीडर्स को जानते हैं इस प्रदेश से, लेकिन हमें लगता है कि आपका जो पूरा वर्क प्रोफाइल है जी वो सबसे ज़्यादा डायनामिक है और बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो हम सब बातों पर आना चाहेंगे जिसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम शुरुआत करें आपके बचपन से। जी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता क्या करते थे, आपका परिवार का जो पूरा माहौल था वो कैसा था। देखिए, मेरा जो जन्म है वो गुना में हुआ। मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गजेटेड ऑफिसर हैं। और इनफैक्ट मैं कायस्थ फैमिली से हूँ, तो मेरे पूरे परिवार का जो परिवेश है वो नौकरी करना एडमिनिस्ट्रेशन साइड से ही रहा है। मेरे नाना जी ग्वालियर कलेक्टर थे, बाद में नाभा स्टेट में रेवेन्यू मिनिस्टर बन के गए। और मेरे ग्रैंडफादर जो है वो भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे। और मुझे कहने में बहुत गर्व लगता है कि मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी साहब था और वो एक संत थे। जिस तरह तुलसीदास जी ने रामायण को रामचरितमानस में कन्वर्ट किया है, वाल्मीकि रामायण को, पद्य को, मतलब उन्होंने दोहा, सोठा और चौपाई के माध्यम से उसको लिपिबद्ध किया है, ठीक उसी तरह जो महाशिव पुराण है उसको मेरे स्वर्गीय दादाजी ने 40 वर्ष लगाए, 40 वर्षों की तपस्या से शिव पुराण को शिवायण में कन्वर्ट किया, दोहा, सोरठा, चौपाई, और बड़ा विस्तृत ग्रंथ बनाया जो कि ईश्वर की कृपा रही तो हम आने वाले कुंभ में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और हरी इच्छा से वो होगा कार्य, पुण्य कार्य हमारे माध्यम से होगा। तो इस तरह पूरा परिवेश शिक्षा से, एडमिनिस्ट्रेशन से, नौकरी पेशा परिवार के रूप में जुड़ा रहा। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें हैं। और चूँकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो वो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो हम लोग गुना से ग्वालियर में भी रहे, सागर में भी रहे, और इस तरह जो है जहाँ पर फादर की पोस्टिंग होती थी वहाँ घूमते रहे। और बचपन तो बहुत मस्ती वाला रहा। और जैसा हमेशा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं, तो उस समय जो है मस्ती भी खूब करी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया तो मेरा बेस बहुत मजबूत रहा। मेरी मदर जो है वो पचमढ़ी में मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ा, और मेरी मदर मेरे साथ रहती थी और वो मुझे पूरे टाइम पढ़ाती रहती थी। मुझे अभी तक याद है कि वो हम तांगे में जा रहे होते, उस समय तांगा चलता था, तो वो जो बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते थे, उनको पूछती जाती थी कि बताओ उसमें क्या लिखा है, बताओ उसमें क्या लिखा है। कई बार ऐसा होता था लंबा सेंटेंस है तो मैं तांगे से कूद जाता था, दौड़ के बोर्ड के पास जाके उसे पढ़ता था, फिर दौड़ के आके तांगे में चढ़ के फिर उन्हें बताता था। तो मेरा बेस बहुत मजबूत हुआ मेरी माताजी के कारण। और मैंने जो है वो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई से भी सामंजस्य रखा, और बस ऐसे ही बचपन बीत गया। और आप स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे? आप मस्तीखोर स्टूडेंट थे, आप पढ़ाई करते थे, आपको पनिशमेंट्स मिलती थी, घर पे कंप्लेंट्स आती थी, क्या होता था? यस, कंप्लेंट्स आती थी, मस्ती बहुत करता था, और चूंकि बेस बहुत मजबूत था तो कम समय में पढ़ के गुजारा चल जाता था। और
65-70% से ऊपर आ जाता था लास्ट के 2-4 दिन में पढ़ के। और जो है खूब मस्तियाँ की हैं और उद्दंडता भी की है और उससे सबक भी लिया है और बहुत कंप्लेंट्स भी आई हैं, पिताजी से डांट भी खाई है, मार भी खाई है। और हमारा समय तो ऐसा होता था जब हमारे टीचर्स 2 उँगलियों के बीच पेंसिल फंसा के उँगलियों को दबा देते थे, मुर्गा बना देते थे, तो पनिशमेंट्स भी मिली हैं और वो एक बहुत अच्छी यादगार है बचपन की, तो मिला-जुला रहा है। तो सर फिर आपने सब्जेक्ट्स कौन से लिए? मैंने मैथ साइंस चुना और मैथ साइंस लिया। और आपने अभी पूछा था बचपन कैसा रहा, तो ऊधम बहुत करने के चलते मेरे फादर ने मुझे झाबुआ भेज दिया, क्योंकि झाबुआ एक छोटा सा कस्बा है और वो ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करने को है नहीं। तो मेरे फादर ने मेरे मौसा जी के पास मुझे रखा और उस समय उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती थी, तो वहाँ मैंने जम के पढ़ाई की। मेरे मौसा जी जो हैं वो बहुत एजुकेशन में बहुत पारंगत थे, वो अब नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुझे दिशा दी कि कैसे पढ़ना चाहिए और मैंने खूब जम के पढ़ाई की। और तो संजू बॉस, आप भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, पीसीएम, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा तो तीनों ही फेवरेट सब्जेक्ट हैं और तीनों में मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो एक होगी पढ़ने की बात, दूसरी होगी पढ़ाने की बात। पढ़ने के लिए क्या, पढ़ाने के लिए क्या? पढ़ाना चाहें तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना? तीनों मुझे मज़ा आता। मैं मैथमेटिकल रूप से तीनों को पढ़ता हूँ। मैं केमिस्ट्री को भी कभी नहीं रटा मैंने, फिजिक्स में तो कभी रटा ही नहीं, मैथ्स को कभी तो कैसे केमिस्ट्री को इंसान बगैर रटे कर सकता है? मतलब वहाँ पे केमिस्ट्री आई थिंक एवरीथिंग इज नहीं, मतलब रटने से मेरा मतलब ये है कि देखो कि अगर उसको हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, अगर हमारे कुछ पढ़ने के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग रीडिंग करके पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं, कुछ लोग सुन के पढ़ लेते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स को उनके 5 ऑर्गन्स होते हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको ज़ोर से बोलना भी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, अपनी ही बात को लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और फाइनली आंख बंद करके उन्हें किसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो उनको बहुत अच्छी लगती है उससे कनेक्ट करके उसका एक पिक्चर बनाना चाहिए, तो वो कभी भूलते नहीं हैं। न्यूमोनिक्स, सब पीरियोडिक टेबल याद है आपको केमिस्ट्री का? पीरियोडिक टेबल मुझे आज भी याद है। तो कैसे याद है? वर्टिकली याद है, हॉरिजॉन्टली? मुझे वर्टिकली भी याद है और हॉरिजॉन्टली भी याद है। मैंने तो ऐसे रटी थी कि हाइड्रोजन से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो हा ही ली वेब, हा ही ली वेब, नीना मंगल सीप सगल आर्गन पोटेशियम कैल्शियम सीजियम टी। नो सर, आप अकेले नहीं बोल सकते, वी विल बी डूइंग इट साथ में, हम साथ में इसको स्टार्ट करेंगे ऑन अ काउंट ऑफ 3। 3 यस 2 ओके 1 हाई लीवी बकनो वाली नाम मगर से पकड़ के पास भी करो फिर निकाल गाली ऐसी बरकत ब्राउजर यार सर ट्रक रूरा पर अक्सर मैं नहीं जीती तो मैं भूल गई। नहीं, पर ये बड़ा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन हा ही ली वेब हा ही ली वेब बक नॉफ नी ना मग अल सी प सकल आर्गन पोटेशियम कैल्शियम सीजियम टी वी क्रो मन फी कू नी कू जंजाजी अस्सी इस टाइप से उसको याद कर लिया। That's every engineer I think. That's every PCM graduate, in fact PCB graduate. तो सर आपकी जो कॉलेज की छाप है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं वैसा ही रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो हम आपके नजरिए से जानना चाहते हैं कि आप कॉलेज में क्या कर रहे थे? फर्स्ट में बेसिकली आप लोग करते क्या थे? पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे, आइडियोलॉजी पे डिस्कशंस नहीं, होते थे? बेसिकली पॉलिटिक्स की समझ नहीं थी जी। हम तो हमारे कॉलेज से रिलेटेड कुछ बात है या कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड कोई बात है उसको लेके हम फ्रंट में रहते थे। देखिए मैं बताऊं, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो हम लोगों ने एक 8-10 लड़कों का ग्रुप था और हम लोगों ने एक बाहर घर पे किराए लिया एंड वी मेड दैट टाइम एट माय फर्स्ट ईयर ऑफ एज वी एस्टैब्लिश्ड आर्किड्स कंपनी आर्किड्स और हम लोग मॉडल्स बनाते थे और हमने बड़ी जुगाड़ का काम किया और मेरे कई जो हमारे साथ के घर के लोग थे, हम लोग रोज अक्सर मिलते हैं, उनमें से बहुत से लोग भोपाल में हैं और इतना खुशी होती है और वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। हम लोग ने क्या किया, जो वाइट शीट्स आती थी उसको फेविकॉल SR 998 से जोड़ के 10-12 शीट्स को एक बहुत ही हार्ड कार्डबोर्ड का रूप दिया और उससे हम मॉडल्स बनाते थे और वो इतने फेमस हुए। भोपाल के कई चौराहों के मॉडल हमने बनाए, बॉम्बे हमारे मॉडल्स जाते थे, दिल्ली हमारे मॉडल्स जाते थे, उससे हमने पैसे कमाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने पढ़ते पढ़ते, अब तो ऑनलाइन आजकल चल गया है, आप एक नंबर डायल करो आपको इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा, प्लम्बर आ जाएगा। हमने एक नंबर डिस्प्ले किया, हम जिस कॉलोनी में रहते थे,
और हमने कहा, उसमें कहा कि आपका टेप रिकॉर्डर बिगड़ गया है, हमें फ़ोन कर दिए, हम आके सुधार देंगे। हम आपके यहाँ लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई, हम सुधार देंगे। हमारे यहाँ एक गाड़ी ख़राब हो गई है, तो 8-10 में से एक ने गाड़ी सुधारने की विधा कर ली, जबकि पढ़ाई अलग कर रहे हैं। हमने कोई काम छोटा या बड़ा सोच के नहीं किया, और होता भी नहीं है। काम काम होता है, हार्डवर्क आपको देता है। और धीरे 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 पढ़ते पढ़ते हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी बना डाली। पढ़ने से निकले ही और हम जो है A1 A2 A3 A5 कॉन्ट्रैक्टर हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगी, हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने, ये जितने नए भोपाल का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसमें कई चीज़ें हमने की। जैसे भदभदा ब्रिज वाली रोड है, वो हमने काट के बनाई। खुशीलाल के सामने वाली जो रोड है वो काट के बनाई। जो मैनेट चौराहे से चौड़ी, बहुत पतली रोड हुआ करती थी, उसको चौड़ा करके हमने बनाया। हमने जो है वो कई ऐसी रोड्स हैं, जैसे बैरागढ़ चिचली का ब्रिज वाली रोड हमने बनाई। तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया, स्लम नेटवर्किंग के लिए बहुत काम किया, स्लम्स के बदले मकान देने, PMAY में हमने बहुत काम किया जो है। और उसमें जो गरीब लोग हैं उनकी मनस्थिति भी समझी। तो हमने पढ़ते पढ़ते काम किया। एक कर्तव्य बनता है, मैं उत्तरदायी हूँ अपने परिवार के जनों के लिए भी, तो वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट था मेरे लिए। वो भावना रही तो मैं सक्सेस, शायद ईश्वर ने थोड़ा बहुत सक्सेस किया। और मैं जो है धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ा। हमने चारों तरफ चीज़ें फैलाई और ग्रुप में काम किया, और बहुत भाइयों की तरह रहे हम। कोई रिश्ते नहीं थे हमारे, जो हम साथ में, मेरे सीनियर थे, मेरे जूनियर थे, बैचमेट थे, हम 3 बैचेस मिलके रहते थे, 10-12 लोग। बहुत प्रेम था हम लोगों में। तो सर, अब हम आपकी लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट को पर डिस्कशन करना चाहते हैं, विच इज़ योर पॉलिटिकल लाइफ। ओके। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मेन इवेंट्स हैं उसको एक टाइमलाइन में डिस्कस कर सके। तो आपने राजनीति में कदम रख लिया था जब आप कॉलेज में ही थे। आप बहुत सक्रिय रूप से कार्यरत थे और आप कांग्रेस के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे। आप किसी भी स्टूडेंट विंग में काम नहीं कर रहे थे, आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने सबसे पहला इलेक्शन कौन से ईयर में लड़ा? मैंने सबसे पहला इलेक्शन 1999 में लड़ा, और उसमें मुझे स्वतः ऐसा लगा कि मुझे अब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि वो एक घटना से संबंधित था। क्योंकि मैं मैनेट में पढ़ता था, नेचुरली हॉस्टल से हम लोग नीचे उतरते थे, तो बाइक से जब जाते थे तो पास में जो गरीब बस्ती है, स्लम्स हैं, स्लम्स उस समय तो बहुत बड़ी स्लम्स थी और PMAY के प्रोजेक्ट भी नहीं थे। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो, उनके घरों में शौचालय नहीं थे, तो वो बाहर रोड पे जो है शौच करने आती थी। और जब हम लोगों की गाड़ी निकलती थी तो इनफैक्ट लाइट पड़ती थी और वो जो है वो खड़े हो जाते थे। बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता था, बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं मेरे परिवार की कोई बहन बैठी हुई है, और वो इस चीज़ ने मुझे बहुत उद्वेलित किया। और मुझे लगा कि नहीं, ये अप्रोप्रिएट टाइम है, बिकॉज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है और कॉर्पोरेटर का काम होता है ये सब बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना, ना मूलभूत सुविधाएं। ओके, तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा एक जुनून है और मैं इस मुद्दे पे लड़ूंगा। और उस समय बहुत बड़ा एक 3-4 वार्ड मिलके एक वार्ड होता था, उसमें गांव भी थे। गांव में पानी नहीं था, पानी की पाइपलाइंस नहीं थी। तो ये पूरा मुझे जो सर्वे करके समझ में आया कि मेरी ज़रूरत है नाउ, और मुझे लड़ना चाहिए। सो आई आस्क्ड फॉर टिकट। कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट डिमांड करी, और मैं बहुत एक्टिवली मैंने सीनियर लीडर्स के लिए काम किया हुआ था। 98 में जो MLA लड़े थे उनके लिए काम किया था, वो जीते भी थे। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली टिकट नहीं मिला, तो मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मैं हार गया। मैं कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जिलाध्यक्ष जो थे, उनसे मैं कुछ वोटों से हार गया, और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। मैं हार गया, पर मैं एड ऑन करना चाहता हूँ, इसको कंप्लीट नहीं करूँगा। माफ कीजिएगा, कांग्रेस हारी थी जब इस समय में आपके अगेंस्ट, तो मुझे ध्यान है कि उनके जो कैंडिडेट थे उन्हें जमानत जब्त कर दिया था। हाँ ठीक है, वो मतलब मैं कुछ वोटों से हार गया, और वो भी बड़े सीनियर लीडर थे, मुझे मिलते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मेरा जो उद्देश्य था वो मेरे को सर्वोपरि लगा, और मैं इसको एंड नहीं करूँगा, एड ऑन करूँगा, क्योंकि मैं हार गया, लेकिन मैं कनेक्टेड रहा, और मैंने जो मिशन था मेरा उसको मैंने फुलफिल किया।
मैंने घर घर पानी की पाइपलाइन पहुंचाने के लिए काम किया, सक्सेस हुआ। मैंने नालों को चैनलाइज किया क्योंकि पहाड़ से पानी आता था, पूरा बसता था। मैंने छोटी बरखेड़ी में पाइपलाइन पहुंचाई, वहाँ पे बोर कराया, वहाँ पानी की टंकियाँ रखवाई। मैंने बिसनखेड़ी में, प्रेमपुरा में लाइट्स लगवाई, वहाँ लाइट्स नहीं थी। और मैंने बहुत काम किया और धीरे धीरे चैनलाइज करके हर घर में शौचालय बनाने की योजनाओं से जोड़ के उस प्रोसेस में भी मैं सक्सेस हुआ। और लोगों को ये एक्नॉलेजमेंट मेरे प्रति आया कि नहीं, ये हमारा भाई है और इन्होंने बहुत काम किया। बड़ी आम भाषा में ये चलन हो गया कि भाई यहाँ पर तो संजीव सक्सेना को ही वोट मिलेंगे, और ऐसा हुआ भी। जी। और ये काफी लंबे तक, इनफैक्ट अभी भी ऐसा है, कुछ एरियाज ऐसा है जहाँ पे हमें क्योंकि पता ही उन्होंने है। मेरा काम देखा है, मैंने अपना परिवार जैसा उनको समझा है, बहन जैसा ट्रीट किया है। कई ऐसी बहनें हैं जो मुझे राखी बांधती हैं, और जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मेरी रही, बहुत पॉजिटिव कनेक्टिविटी। मुझसे जो बन पड़ा, मुझे जो ईश्वर ने मौका दिया मैंने वो किया। और ऐसे जर्नी मेरी चलते चलते 2008 आ गया। और चूंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई थी और मैं निरंतर कार्य कर रहा था, तो 2008 में तब ये कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण पश्चिम बन गई थी। सो मैंने फिर से एमएलए का टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा, और अनफॉर्चुनेटली उनके जो मापदंड थे, मुझे फिर से टिकट नहीं मिला। हालांकि मैं बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स में था, लेकिन फिर से मुझे बीएसपी से चुनाव लड़ना पड़ा और मैं फिर से सेकंड आया। और तत्कालीन जो उस समय के उमाशंकर गुप्ता जी मिनिस्टर हुए बाद में भारतीय जनता पार्टी के, वो जीत गए और मैं सेकंड पे रहा। और अगेन फिर जो है वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका जमानत जब्त किया गया। हाँ, वो मतलब एक वो प्रोसेस है। और उनसे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे मैं गाइडेंस लेने जाता हूँ बराबर, वो ब्लेसिंग देते हैं, मुझे गाइड करते हैं। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैं उनके खिलाफ लड़ा, वो मुझे बहुत खुले दिल से मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मेरा उनसे अच्छा रिश्ता है। देन 2008 में जो मेरा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में फिर से जो मैं जैसे अभी आप कह रही थी इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि ये हर क्षेत्र में जहाँ कदम रखा पारंगत हुए, ऐसा नहीं है। 99 में भी मैं इलेक्शन हार गया, सेकंड पे रहा। 2008 में भी मैं हार गया। तो पर सर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पारंगत तो आप यहाँ पर भी हुए थे, क्योंकि इसका एक रिफ्लेक्शन मिलता है कि 2008 इलेक्शंस के बाद सीबीआई रेड पड़ चुकी थी। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बेसिकली इस परिवेश में कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जिसके पूरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं, मेरा कोई आका नहीं है, गॉडफादर नहीं है, और मेरे घर में कोई व्यवसायी बहुत बड़ा उद्योगपति भी नहीं है। सर, पर सीबीआई रेड जो आप पर पड़ा, उसके क्या ग्राउंड्स है, किन ग्राउंड्स पर? वो सीबीआई रेड मुझे जैसे ही मैं 2008 के इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके कुछ महीनों के अंदर ही मुझ पे सीबीआई केस रजिस्टर होके एक साथ मेरे जो एजुकेशन संस्थान, मेरे घर, मेरे ऑफिस, सब पे रेड पड़ी। सबको बहुत गहराई से जांचा गया और 2-1 साल ही वो इंक्वायरी चली, मुझ पे केस रजिस्टर किया गया। और फाइनली ईश्वर की कृपा से, क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए, जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने देखा है, पूरे टाइम भागा दौड़ी करते हुए, मेहनत करते हुए, ड्यूरिंग माय स्टडीज़ ही काम करते हुए जो है, तो कुछ नहीं था, तो क्लोज़र लगा केस में और क्लीन चिट मिली मुझे। और फाइनली कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किया और ईश्वर की कृपा से मैं बेदाग और जो है निष्कलंक उसमें निकला। और यही इस देश की न्यायपालिका और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बड़ी बात है। और उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी दौरान मेरे कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, तो मेरे ब्रदर, चूँकि मेरे ब्रदर भी सोशल सर्विस में मेरे साथ हाथ बटा रहे थे, उनको कॉरपोरेटर लड़ाया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी वापस बीएसपी से, और वो जीते, बड़े मार्जिन से जीते, ऐसे वार्ड से जीते जो कि जहाँ पर कांग्रेस की जो जड़ें कमज़ोर थी, विचारधारा नहीं थी उतनी, वो बड़े मार्जिन से जीते। तो लोगों ने इलेक्शन वोट के माध्यम से ये जताया कि हमें अच्छा नहीं लगा कि आपने एक यूथ जो जुनून के साथ अपने कुछ मापदंड, अपने कुछ उद्देश्य, अपने कुछ सिद्धांत लेके पॉलिटिक्स में आना चाहता है, उसको उस पर गलत तरीके से केस रजिस्टर हुआ। लोगों ने उसको प्रतिकार किया और उसको बड़े मार्जिन से जिताया। आज वो तीसरी बार के कॉरपोरेटर हैं लगातार। तो इस तरह से मेरी पॉलिटिक्स की जर्नी चालू रही। और सर, उसके बाद ये बीएसपी से आपने लड़ा, उसके बाद आपको कांग्रेस से एक बार टिकट मिला था जी, 2013 तक मैं फिर काम करता रहा और फाइनली फॉर्चुनेटली 2013 में कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा। और तब के तो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे
गृह मंत्री थे उमाशंकर गुप्ता जी, वो जीते और मैं कुछ मार्जिन से हार गया। पर मुझे सर, 54,000 वोट मिले, पर लेकिन मैं सर हार गया। 2013 आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, जिस पर Turning हम point। चाहते हैं हम थोड़ा एलैबोरेट अगर हमसे बात देखिए, करें, क्योंकि जी इलेक्शंस के सिर्फ 2 दिन पहले जी आप पर एफआईआर हो जाती है जी व्यापम के नाम पर। जी। तो आप थोड़ा सा हमें इलैबोरेट कर बताएं। 2013 इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले मुझ पे एफआईआर हुई और मुझ पे ये आरोप लगा कि मैंने कुछ कांस्टेबल, 2-3 कांस्टेबल और कुछ इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स की सिफारिश की है और इसके अलग अलग केस मुझ पे रजिस्टर हुए और किए गए, और बिना बेस के, जिसका कोई मेरा लेना देना नहीं था, उसमें मुझे डाला गया, जबकि मेरी सिफारिश पे कौन रखेगा। हाँ, तो लेकिन उन्होंने मुझ पे डाला और मैं समझता हूँ कि स्टेट की जो पुलिस की एक एजेंसी है एसटीएफ ने वो जांच कर रही थी और वो स्टेट की एजेंसी पूरी सरकार के अंडर में आती है, और तब के जो होम मिनिस्टर थे वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो मशीनरी भले ही आचार संहिता लगी हुई थी, अपरोक्ष रूप से उन्हीं के अंडर में आती थी और उसकी बड़ी गहराई की जड़ें हैं। मैं उसमें, अब वो बात पुरानी है, मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं लंबे समय तक जेल में रहा और मुझे फिर इस बात की खुशी है, मैं जेल में रहने के दौरान ही कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और मेरे ब्रदर फिर चुनाव लड़े और उनको फिर बड़े मार्जिन से जनता ने जिताकर ये बताया कि हमको ये बात पसंद नहीं आई कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप जो है साम दाम दंड भेद उपयोग करके अपोनेंट को गिराना चाहते हैं। आप किसी ऐसे युवा को आने देना नहीं चाहते जो कि एक अपना विजन लेके चल रहा है, उसको निष्पक्ष रूप से लड़ने देना नहीं चाहते। ये जनता ने प्रतिकार किया और फाइनली सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन मिला और मुझे जो एक बड़ा केस था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी, क्लोजर लगाया और जो है मुझे क्लीन चिट मिली। जो है ईश्वरी कृपा से फिर जो एजेंसीज हैं उन पर एक भरोसा कायम होता है। तो वो बड़ा बुरा समय था। मैं बेबाकी से बताऊं तो मैं इनफैक्ट जेल में जो एक बाखंड होता है उसमें एक मानसिक चिकित्सालय है जिसमें कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं, उनको रखा जाता है, उसमें मुझे रखा गया और मैंने लंबा समय उसमें निकाला। मेरे आसपास सब जो है वो पूरी स्टेट से आए हुए विक्षिप्त, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें मेडिसिन्स दी जाती हैं, उनको रखा जाता था मानसिक चिकित्सालय, उसमें मैं रहा। और वो मेरा एक वो समय है जिसमें मैंने अध्यात्म में अपनी रुचि के चलते अध्ययन किया, ईश्वर से कनेक्टिविटी की कोशिश की, आत्मचिंतन किया, आत्मसात किया और समझा कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई हैं जो है मेरे अपने जीवन में और आगे मुझे कहाँ फोकस करना है। मेरी ईश्वर की कृपा थी कि मेरी जो मानसिक विल है वो बनी रही, क्योंकि शुरू से मुझे व्यायाम करने का शौक़ है। मैंने कभी व्यसन नहीं किया, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं बहुत संयमित दिनचर्या का पालन करता हूँ, भोजन संयमित करता हूँ, बराबर व्यायाम करता हूँ, रनिंग करता हूँ, कुश्ती लड़ता हूँ और देसी एक्सरसाइजेस करता हूँ, मुग्दल घुमाता हूँ और उसके वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करता हूँ ताकि यूथ उससे कनेक्ट कर सके। और जो है तो उसके चलते मेरी मानसिक रूप से भी भगवान ने मुझे शक्ति दी कि मैंने अपने आप को बैलेंस्ड मेंटल स्टेट में रखा और मैं बहुत ही बैलेंस मेंटल स्टेट से आया और मुझे क्लीन चिट भी मिली और उसके बाद जो है मैंने वापस से कनेक्टिविटी की। तो 2023 की बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा जब आप जेल से निकलकर बाहर आए थे तो कितनी बड़ी तादाद में लोग इतनी बड़ी रैली लेकर आपको रिसीव करने आए थे और पूरा एक जलसा निकाला था आपके छूटने का। और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि आप बिल्कुल भी एक विक्टिम रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी और कितना प्यार, कितना साथ मिला, आप उस डायरेक्शन में देख पा रहे हैं, विच इज डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। और पता नहीं वो कैसे आई और कैसे उस समय देखा होगा आपने। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे 2018 में और 2023 में आप फिर से कांग्रेस से टिकट चाहते थे। 2018 में तो आपके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट भी था पर फिर क्या हुआ? मतलब 2018 का जब हम रिसर्च कर रहे थे तो समझ में आया कि तब तो ऐसा माहौल था कि संजीव सक्सेना जी के सपोर्ट के बगैर तो कुछ एरियाज में जीता ही नहीं जा सकता। नहीं, वो एक ऐसा समय था जब लोगों को पता था कि संजीव सक्सेना को 2013 के चुनाव में गलत फंसाया है और इनको मिथ्या और जो है एक मनगढ़ंत केस में मुझे फ्रेम किया गया एक फ्रॉडुलेंट तरीके से और वो सब सच्चाई सबके सामने आ रही है धीरे धीरे। और
इससे लोगों के मन में एक सहानुभूति भी थी। और 2008 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तब मेरा नारा था कि मेरे पास एक सपना है जिसे मुझे साकार करना है। आपके लिए मेरे पास एक सपना है जिसे मुझे साकार करना है। मुझे शहर के लिए कुछ विज़न था। मुझे बहुत पीड़ा है, वेदना थी मेरे शहर के लिए, हम भोपाल उस के लिए। विजन पर आएंगे, पर पहले जी। हम ये बात। तो वो जो मेरा एक नारा लेके मैं चला था, लोगों ने उससे कनेक्ट किया था। अच्छा। 13 में मेरे साथ अन्याय हुआ, लोगों को सहानुभूति थी। 2018 में मेरे पक्ष में माहौल था, लेकिन हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने मेरे घर पे आए, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब आए, और बड़े और दूसरे लीडर्स ने भी बोला कि इस बार जो है संजीव, तुम चुनाव मत लड़ो, तुम्हारे पास समय है, और तुम पीसी शर्मा साहब को मौका दो, और क्योंकि वो उनका लास्ट इलेक्शन है, फिर वो 75 ईयर्स के हो जाएंगे 23 में, तो अगली बार हम तुमको टिकट देंगे। तो मैंने वो बात को माना, और मैंने पेशेंस रखते हुए पीसी शर्मा जी का साथ दिया, बड़ी सभा करके अनाउंस किया। और मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे बड़ा गर्व है। और वो जीते चुनाव और मिनिस्टर भी बने 18 महीने की कांग्रेस जी। सरकार में, ही वॉज मिनिस्टर। और इसलिए उस वादे के चलते, उस होप के चलते, मैंने 2023 में भी टिकट के लिए मैंने दावेदारी पेश की। और इनफैक्ट 2023 में तो स्मार्ट रोड पे आपने देखा होगा, करीब 20,000 22,000 बहनों ने केवल इस एजेंडे से एक वार्ड वाइज कन्वोकेशन किया, समागम किया कि हमें इस बार सिर्फ संजीव सक्सेना दक्षिण पश्चिम का विधायक देखना है। हम चाहते हैं वो जो काम करना चाहती है, पर उनको भी मौका मिलना चाहिए। करीब 6-7 हज़ार बहनें सुबह 9 बजे हमारे जो तब के अध्यक्ष थे आदरणीय कमलनाथ जी के बंगले पे पहुंची, उनको डिमांड किया तख्तियां लेके कि संजीव सक्सेना को टिकट दो। मेरे बूथ बने हुए थे, यूथ ने रैली निकाली। पर अनफॉर्चुनेटली 2023 में भी कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, और फिर पीसी शर्मा साहब को ही रिपीट किया। लेकिन ठीक है, मैंने पार्टी में पेशेंस रखा, काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई। और सर, इतना पूरा लाइफ टाइम का समय देना, स्पेशली यूथ जी वाला जो पूरा समय है, वो एक जी। पार्टी को देना, एक आइडियोलॉजी को देना, और लगातार काम करते आना, उसके बाद आपको लगता है अगर टिकट ना मिले तो वो ठीक है, नहीं सिर्फ ठीक है शब्द? नहीं, मतलब मुझे ठीक तो नहीं था नेचुरली, क्योंकि मैं, मेरे लिए नहीं, मैं जो है मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने एस्टेब्लिशमेंट पे काम करने के बाद ही जब लगा कि अब मैं स्वतः अपने तरफ से मदद करने में सक्षम हूँ, ईश्वरी कृपा से मैं काम कर सकता हूँ, तब मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मुझे जुनून है कि मुझे तो करना है, मुझे बनना था। तो ठीक तो नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि फिर से विपरीत धारा में जाना ठीक नहीं है, और काम करते हैं। पार्टी ने कहा था कि आपको जब सरकार बनेगी तो आपको पर मौके सर, दिया जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स जब सोसाइटी में सेट होते हैं तो डीमोटिवेशन नहीं आएगा यंगस्टर्स के बीच में? डिमोटिवेशन और डिमोरलाइज होते हैं, हम्म। यंग होता है, यूथ होता है, लेकिन पार्टी की भी अपनी आइडियोलॉजी है, उनके अपने स्ट्रैटेजीज़ हैं, और उनके अपने बैलेंसेस होते हैं। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूँगा, क्योंकि वो लोग ऊपर हैं और उन लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आता हो, और इसलिए जो है उनके डिसीजन सही होते हों। क्योंकि हम तो इस एंड में हैं, तो हमको तो यही लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। लेकिन पेशेंटली काम किया, और निरंतर जो है मेहनत करते रहे, और बराबर जनता से जुड़े हैं। और इस नियत के साथ मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे जुनून है, और एक दिन वो आएगा, क्योंकि मैं बहुत कमिटेड हूँ इस विचार को लेकर कि मुझे मेरे शहर के लिए कुछ करना है। मेरे मुद्दे हैं कुछ, मेरी कुछ पीड़ा है, वेदना है, इसलिए मुझे जुनून है, और इसलिए मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ। और 100% मैं एक बार प्रतिनिधित्व करूंगा, और मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं जनता के लिए, मेरा विजन, मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा। और मुझे ये भी बिलीव है कि जब ऐसा होगा तो जनता समझेगी कि ये होता है काम करने का तरीका, और उसको एक्सेप्ट तो हम करेगी। ये जानना चाहते हैं, देखिए ये तो पॉलिटिक्स के अंदर की पॉलिटिक्स, या फिर पार्टी का टिकट मिलना नहीं मिलना, ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में बेसिकली क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, नॉट पॉलिटिक्स में, आप भोपाल के लिए क्या करना चाहते हैं, आपका खुद का विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे पीड़ा इस बात की है कि हम मध्य भारत की, हम मध्य प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी भोपाल जो पुराना स्वरूप लिए हुए था, शहर बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आज इस शहर के अंदर, आप तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपने खुद इंजीनियरिंग की है,
आपने देखा है आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट्स आते हैं, कितने जोश से स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, जॉब मिलती हैं, कहाँ मिलती है? क्या भोपाल में आपको जॉब मिलती है? मुझे बुरा लगता है कि भोपाल में आज जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट से बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं। पेरेंट्स अकेले हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई से पसीना बहा के बच्चे को पढ़ाया और जो है लोन ले के पढ़ाया, और उनका बच्चा उनके साथ नहीं रह पा रहा। जो 1 लाख रुपए की नौकरी, 1.5 लाख रुपए की नौकरी, 75,000 की नौकरी, 3 लाख की नौकरी करने बाहर जाएगा, आपको लगता है वो वापस आएगा? कब वापस आएगा? जब पेरेंट्स बहुत बुढ़े हो चुके होंगे, तब वापस आएगा। आज पेरेंट भोपाल में बैठ के आप देखिए, बावड़िया कला, रेरा कॉलोनीज में पेरेंट्स अकेले हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुश हैं, अब्रॉड हैं, बीच में चले गए, रह आए, वो आ गए, रह आए, वीडियो कॉल पे माँ बात कर रही है, पिता बात कर रहा है, मॉर्निंग वॉक पे पिता जा रहा है, दूसरे पिता से कह रहा है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कैलिफोर्निया में है, कोई कह रहा है यूके में है, कोई कह रहा है जापान में है, और वीडियो कॉल पे बात होती है, खुश है। लेकिन क्या उन बच्चों के जो कर्तव्य था माता पिता के प्रति वो पूरा कर पा रहे हैं? क्या उनका दोष है कि उनको भोपाल शहर में रह के जॉब नहीं मिल पाई? तो भोपाल शहर में हो क्या रहा है? आप देखिए, शहर फैलता जा रहा है, ग्रीनरी कम हो रही है। आप देखिए मेघा की ग्रीनरी की बात हो रही है तो प्रदूषण की भी बात होगी। और 22 जनवरी 2020 को नई दुनिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके अनुसार, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार, जो 2019 में जो देश के प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट ग्रीन पीस ने प्रकाशित की थी, उसमें भोपाल का नंबर 102वां था। मतलब 101 शहर उससे आगे थे जो प्रदूषण में उससे आगे थे। और 2020 आते आते वो 39 पायदान ऊपर चला गया, और उसका प्रदूषण में जो है नंबर जो है वो 63rd जो है वो आ गया। तो ये आप समझो कि प्रदूषण किस लेवल से बढ़ रहा है। आप देखिए कि इस साल जो टेम्परेचर है भोपाल का वो 44.4 डिग्री तक गया। हमारा शहर ऐसा नहीं था, ये ताल तलैयों का शहर, पहाड़ों का शहर, जंगल का शहर, यहाँ शहर के अंदर जंगल हुआ करता था। तो पेड़ की कटाई इतनी बेदर्दी से हुई है, और विशेषकर उस अवस्था में आप देखिए 2009 से 2019 तक, अभी 18 जून की ही रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स की, अभी 2024 की जो है, पिछले 10 सालों में 4 लाख से ऊपर पेड़ काट दिए गए। 2.5 लाख पेड़ तो वो थे जो 40 वर्ष जिनकी उम्र थी। मतलब वो किस मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे होंगे। यहाँ लोग रहते थे, उन्होंने भोपाल को बसाया। भाई, भोपाल से तो बाहर से लोग आके बसाया, है ना। भोपाल शहर तो पूरा डेवलप हो गया, और बहुत ही बेतरतीब तरीके से बसाया गया। जहाँ पर पानी अवेलेबल है, नहर है, वहाँ पर जो है वो प्लॉटिंग हो रही है। आप बताइए, आप इसी भोपाल की हैं, आपको याद होगा कोलार रोड हुआ करती थी, हम कोलार डैम जाते थे, जंगल होता था, कोलार पूरा खाली होता था, वहाँ किसी को अनुमति नहीं मिलती थी, और सोसाइटीज़ बनती गई, और अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग होती गई, अनऑथराइज्ड जो है वहाँ पर मकान बनते गए। और उसके बाद में फिर उसके बाद उसमें पानी लाने की प्लानिंग हो रही है, उसके सीवेज की प्लानिंग हो रही है। आज आप रातीबड़ वाले एरिया में देख लीजिए, नीलबढ़ में मकान से पूरा घना पट गया है, और वहाँ परमिशन नहीं होती, अनऑथराइज्ड मकान बन रहे हैं, लोगों को मजबूरी में बनाना पड़ रहे हैं। भाई, वहाँ व्यक्ति रहता है, उसकी ज़मीन है, आप किसी की ज़मीन को ग्रीन बेल्ट कर दे रहे हो। अरे ग्रीन बेल्ट कर दे रहे हो तो क्या आप हरे हरे पेड़ आप लगाओगे आके? आप देखिए कितने शहर हैं जो वेनिस है, झील किनारे डेवलप हुए हैं। आप एक टाइमलाइन डालिए, आप जो है उनको उतना वो करिए, उस हिसाब से आप ग्रीन एरिया डेवलप करिए। अब आप नीलबढ़ में, बरखेड़ी, नीलबढ़ के आगे देखिए, पूरा कंक्रीट मकान बन चुके हैं बिना अनुमति के। अब वो वैध होना शुरू होंगे, अब उनकी प्लानिंग होगी सीवेज की, अब उनकी प्लानिंग होगी पाइपलाइंस की। तो ये चैलेंज है, और इसके लिए जिम्मेदार राजनेता ही हैं। जो जननेता यहाँ से चुन के जा रहे हैं, उनका विजन नहीं है, वो अपने आप को झोंक नहीं रहे हैं पूरी तरीके से, शिद्दत से नहीं वो मोहब्बत कर रहे इस शहर के साथ। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं भोपाल के लिए बहुत वेदना और पीड़ा से कहता हूँ कि आप नागपुर में देखिए, लिस्टेड 9200 कंपनियां हैं मल्टीनेशनल। वहाँ पे टेक महिंद्रा है, वहाँ पे TCS है, वहाँ इन्फोसिस का हेड ऑफिस है। भोपाल में क्या है? जबकि नागपुर शहर का एरिया 393 स्क्वायर किलोमीटर है, और भोपाल शहर का एरिया 648 स्क्वायर किलोमीटर है। आप बताइए, दोनों शहर बहुत प्रमुख शहर हैं, पर हम भोपाल में कहाँ रह गए? ग्रीनरी चली गई, ताल तलैयों का शहर मिट रहा है, तालाब घट रहा है,
उसमें जो है वो मतलब आप सोचो, मतलब उस कैलकुलेशन से 200 करीब 225 एकड़ की हरियाली खत्म हो गई। जो एक उसका फुल फॉर्म क्या है, GSEED, ग्लोबल अर्थ सोसाइटी ऑफ फॉर एनवायरमेंटल एनर्जी एंड डेवलपमेंट, उसकी एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार आप समझिए कि जो ग्रीन कवर है, वो ग्रीन कवर पिछले 10 सालों में 36% था, वो 25% कम हो गया, 26% कम हो गया, 9% रह गया, 25% कम हो गया, सॉरी। और स्पेशली 3 सालों में वो बहुत तेजी से घटा है, और अगर यही रफ्तार रही तो ग्रीन कवर अगले कुछ सालों में 3% रह जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर हाइप हो रहा है। सीपीए कहती है उसने 28 लाख पेड़ लगाए हैं। कहीं कहीं पेड़ लगे भी हैं, पर आपको दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो रिपोर्ट्स में खुलासे क्यों नहीं होते? अगर दिखते हैं तो फिर केवल शहर में 2-3 जगह ही ऐसी कहाँ है जो आदमी गाड़ी चला के जाता है, वहां वॉक करने आता है, बाकी नहीं है। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, और इस शहर की प्लानिंग उस अनुसार नहीं हो रही है। मैं बताऊं कितनी दिलचस्प बात है कि सरकारी डेवलपमेंट में जो सरकारी इमारतें बनी, सरकारी स्कीम्स आई, उनमें पेड़ की कटाई जो हुई, आप देखिए BRTS जो निकाला गया, क्या सोच रही उस समय आपकी जिला योजना समिति होती है, वो लोग सब डिस्कस करते हैं। उन्होंने BRTS कॉरिडोर निकाला जहां लाल बस निकलेगी, और आज आप देखिए BRTS कॉरिडोर को समाप्त कर दिया गया। कितना करोड़ रुपए उस BRTS कॉरिडोर को बनाने में लगा, वो पैसा किसका था? वो मेरे पिता का था। वो मेरे पिता का जो टैक्स कटता है उसका था, जो उन्होंने जिंदगी भर टैक्स दिया, उनको तनख्वाह मिलती थी टैक्स काट के। मैं जो मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, उसमें इनकम टैक्स देता हूँ, आप देती हैं। आप ये जो इसमें जो अर्न करती हैं, जो शो करती हैं, आपका ब्रॉडकास्ट करती हैं, उसमें जो इनकम आपको होती है, उसमें आप टैक्स देती हैं। GST देता है इंसान, दुकानदार टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स दे के नहीं थक रहा है, और वो सारा टैक्स इकट्ठा होकर आप ही के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को विजन के साथ काम करने के लिए, आप पर खर्च करने के लिए मिलता है। उसमें वो योजना बनी, और आज वो योजना मिटा दी, और उस BRTS योजना में 2100 पेड़ काट दिए। वो पेड़ कौन लगाएगा बताइए? MLA क्वार्टर्स बने तो आपने 1200 पेड़ काट दिए। ऐसे करते करते जो है वो चली गई। एक स्मार्ट सिटी योजनाएं आई, आप देखिए तेलंगाना में, मतलब आंध्र प्रदेश में स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाई। एक अभी जो अमरावती के नाम से बन रही है, कई और शहरों में स्मार्ट सिटी बनी। तो उसमें उनका कहा कि आपको अपनी नीड के हिसाब से डिजाइन करके बताइए आप कैसी स्मार्ट सिटी चाहते हैं, और उसके लिए हम पैसा देंगे। ये योजना थी। मैं आश्चर्यचकित हूं और पीड़ा से भरा हुआ हूं, और लोगों को समझना चाहिए कि जननेता उनका कैसा हो, कैसा MLA हो, कैसा MP हो, कैसे नेता को चुने, किसका काम जो है उनके क्योंकि उनके आने वाली जनरेशन का सवाल है, और जनरेशन के आगे वाली जनरेशन का सवाल है। करेक्शन कहीं से शुरू होगा। और आप देखिए कि मैं आपको जो है वो ये बता रहा था कि किस तरीके से योजनाओं का हनन हुआ, किस तरीके से योजनाएं जो है वो फैला दी गई, और उनको नहीं कंपाइल नहीं किया गया। तो जो स्मार्ट सिटी आई, उसमें आपको भोपाल के लिए नीड थी एम्प्लॉयमेंट की, संयुक्त परिवार बने रहे। भोपाल के लिए नीड थी कि स्मार्ट सिटी को आप ऐसे डिजाइन करते कि 3 टायर्स में रोजगार मिलता, जो लोअर क्लास है उसको भी रोजगार मिलता, जो मिडिल क्लास है उसको भी रोजगार मिलता, और जो अच्छा काम, टेक्निकल काम, IT सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनको भी रोजगार मिलता। हमारे यहाँ की स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? पूरे कर्मचारियों के मकान तोड़ दिए गए, मकान आज भी सूने पड़े हैं, कब्जे हो रहे हैं, जो है वो धर्म स्थलों के नाम पे, कहीं इसके नाम पे कब्जे कर लिए गए, और उसके बाद जो है वो आपने पेड़ काट दिए, और उसके बाद देखने के नाम पे एक जो है वो, एक आपने देखी होगी प्लेटिनम प्लाजा के बगल में एक रोड बना दी है, और एक रोड और बना दी है। उस रोड पे गाड़ी दौड़ाते हैं तेज बाइकर्स और खुश होते हैं। आपने पोल्स लगाए हैं, एडवर्टीजमेंट्स की कुछ बात करी है, कुछ कैमरेज लगाए हैं, कुछ 1000 करोड़ आया था, उसमें कुछ पूरा कर लिया गया है, मुझे ऑथेंटिक आंकड़े नहीं पता, पर मैं स्मार्ट सिटी का मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा उससे अपने आप को। तो यहाँ का यूथ जो बड़ा हो रहा है उसको क्या समझ में आएगा? वहाँ के प्लॉट्स जो हैं वो महंगे महंगे रेट्स में बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर अट्टालिकाएं खड़ी होंगी, वहाँ पे जो है शॉप्स आएंगी, कितने मार्केट्स हैं। अरे भाई, जेब में पैसा कहाँ से आएगा? जेब में पैसा लाने के लिए तो आपको यूथ को यहाँ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, यहाँ स्टार्टअप शुरू करने पड़ेंगे। डायमंड पार्क था, इतनी सारी आपको बुलाना चाहिए थी मल्टीनेशनल कंपनीज को, हैं? आप इसको टूरिस्ट सिटी के रूप में डेवलप कर सकते थे। आपके यहाँ जंगल है लगा हुआ, आप केरवा डैम है। आप देखिए कि नासिक के पास एक जगह है इगतपुरी, वहाँ पर 90 से ज़्यादा डैम्स हैं, और आप टूरिस्ट से भरा रहता है।
और मैं उसको जब भी देखता हूँ तो भोपाल वैसे ही लगता है मुझे। आप देखिए यहाँ कोलार डैम है, यहाँ हलाइडी डैम था, यहाँ पर कोकता के पास एक डैम है, केरवा डैम है, बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है और बड़े दिलचस्प तालाब हैं। कहानियाँ चलती हैं कि जब बड़े तालाब में पानी ऊपर हो जाता था तो कमलापति का जो महल है उसके थ्रू इधर इस तालाब में भरता था, फिर वो आगे तालाब में जाता था। आप बताइए मुझे कि जो आपकी ताजुल मस्जिद के पीछे तालाब है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर जो है अट्टालिकाएँ बन चुकी हैं। क्या उनकी परमिशंस दी गई थी? और अगर नहीं दी गई थी तो उनको परमिशंस देना चाहिए थी तो उनको प्रोसेस के थ्रू देना चाहिए था। कोई कंस्ट्रक्शन कर ले, फिर उसको आप वैध करो, फिर उसके लिए योजनाएं लाओ, तो इस तरीके से तो शहर का निर्माण नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा। और मेरी यही पीड़ा और वेदना, और इसी पे मैं काम करने के लिए एक बार जिद है मेरी कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाए, जहाँ मेरे विज़न का उपयोग किया जाए, जहाँ से मैं बोलूँ तो वो आवाज़ अधिकारियों के कान में जाए और उसकी जवाबदेही भी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ये बात मेरे मन में है जो मैंने आपसे साझा की। मैं इसको बढ़ाते हुए आप पूना में देख लीजिए, 40 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट आईटी सेक्टर्स में एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। कहीं 38,000 कंपनियां हैदराबाद में, बैंगलोर में देख दीजिए 40,000 से ऊपर कंपनीज़ हैं, पुणे में देख लीजिए। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? वहाँ क्या ऐसा काम हो रहा है? शहर में सब कुछ तो है, एयरपोर्ट है, खूबसूरत शहर था जो है, उसको बनाना पड़ेगा। और उसको बनाने के लिए मैं फिर आपके माध्यम से भी बोलूँगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपका एक वोट आपके भविष्य के लिए वो व्यक्ति को चुनने का काम कर रहा है जो आपके लिए योजनाएं बनाएगा, आप ही के पैसे पर आप ही के लिए योजनाएं बनने में खर्च करने के लिए अपना योगदान देगा। और वहां पर जरा सी गलती हो गई तो पैसा आपका गलत मिसयूज हो रहा है, योजनाएं आपके लिए बन रही हैं और आप वो मिसयूज हो रही हैं और ख़राब हो रही हैं। इसलिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा। वोट देते समय आपको व्यक्तित्व से कनेक्ट करना पड़ेगा और मौका सबको मिलना चाहिए। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैंने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, मेरा कोई विज़न है, मैं काम करना चाहता हूँ, तो लोगों को भी सोचना होगा और लोगों को जुड़ना होगा, और मेरे से अच्छा किसी का विज़न है तो उससे जुड़ना होगा। पर विजनरी लीडर चुनना होगा, मेहनत करने वाला व्यक्ति चुनना होगा जो उस काम को अपनी परिवार के काम की तरह देखकर जुनून से भिड़ जाए और उसे मूर्त रूप दे, स्वप्न देखे उन लोगों के लिए और वो स्वप्न को साकार करे। और तभी ये शहर जो है वो अच्छे शहरों में फिर से वापस आएगा। वो वापस हमारा जो भोपाल और भोपाली शब्द जो है, जो हम उसको अमर बना सकें, ऐसी स्थिति में लाएंगे। बस ये मेरा एक पीड़ा थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो मुझे एटलीस्ट ये तो सुनकर अच्छा लग रहा है कि किसी के पास इतनी टेक्निकल आंखें हैं ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। और साथ में जब एक इंजीनियर बात करता है, एक आर्किटेक्ट बात करता है, एक बिजनेसमैन बात करता है, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशंस के साथ बात करता है। तो वो जब रिफ्लेक्ट होता है एक पर्सनालिटी से तो डेफिनेटली एक ऑप्टिमिस्टिक माहौल होता है। तो इलेक्शंस अपनी जगह हैं, पर आपका ये विजन, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से कनेक्टेड फील करते हैं भोपाल शहर से, ये जानकर एज सिटीजन तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और एज जूनियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सर। एंड वी विश कि आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, आप उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हो, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर द पॉजिटिविटी एंड इन गुडनेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एंड ऑफ द स्टेट। और इसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन जो है, जो आपके इमोशंस है भोपाल को लेकर, वो हमें बार बार देखने मिलता है, जिसमें से एक मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा कोरोना टाइम्स में। कोविड-19 के समय में आपने कुछ 25,000 से 30,000 फैमिलीज़ को, जो अंडर रिसोर्स्ड फैमिलीज़ थी, आपने उनको कम से कम 4 बार जो है राशन अवेल कराया। और जी, और तो बस अच्छा लगता है जब इस तरह की कहानियाँ सुनने मिलती हैं। और मेघा, ये तो ईश्वर ने मौका दिया, वो बहुत ही वाकई में एक संकट का काल था, क्योंकि सब राशन बंद था, मतलब दुकानें बंद थीं और लोगों को जान का डर था, क्योंकि जिस तरह महामारी फैल रही थी और उस तरीके से बहुत ही एक आतंक और दहशत का दौर था। उस समय जो है ईश्वर ने मौका दिया और हमारी पूरी टीम ने, मातृभूमि सेवा संगठन हमारा एक एनजीओ से मैं एसोसिएटेड हूँ, उसने बिल्कुल जान लगा के उसके वॉलंटियर्स ने काम किया। यूथ बिना परवाह किए राशन के पैकेट्स बनाता था, हम लोग राशन इकट्ठा करते थे, फिर उसके पैकेट्स बनते थे, उसमें चावल, दाल, उसमें 15-20 दिन का राशन होता था, उसमें प्रचुर मात्रा में तेल 2-2.5 लीटर, शक्कर, साबुन और 5 किलो आटा, और उसको हमने बार बार रिपीट किया। और एक जगह फिक्स की थी, माता मंदिर के सामने ग्राउंड है, और वहाँ पर रोज़ 1000-3000 बहनें आती थीं और जो है
वो हम बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम जो है ईश्वर ने हमको माध्यम बनाया कि वो उनका जो भाग्य का सामान था उन तक पहुंच सके। ये तो हम धन्य हैं, बिकॉज ये एक काल में मैं समझता हूँ कि मुझे ईश्वर ने माध्यम बनाया और हम सब पूरी टीम ने काम किया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। इसके साथ साथ हमने रेमडेसिविर के लिए उपलब्ध कराने के लिए, दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ बताई थी वो हम पहुँचाते थे, मास्क वितरित करते थे, और जो है परिवारों को मैंने मतलब जो मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड है उनको तो हम स्कूटर पे रख के उनके घर जाते थे, और उनके घर हम वो जो है उनका ही सामान उन तक पहुंचाते थे, माध्यम हम होते थे। तो हम कुछ नहीं लाए ना कुछ ले जाएंगे, ईश्वर ने माध्यम बनाया, और उसके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और इसके लिए हम भी बहुत थैंकफुल हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन काम जो है वो आपके माध्यम से हो सकता है, आपकी टीम के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है, और जिनके पास है वो इसको इस तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आपकी खास रुचि है जो हमारे वैदिक मंत्र है, वैदिक जी। श्लोक हैं, वैदिक जी। स्त्रोत हैं। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर है आप उसका बहुत ज्ञान रखते हैं। जी। तो मुझे पता चला कि आप जो स्त्रोत हैं बहुत सारे ऐसे जो आपको मुँह ज़बानी याद हैं। जी। सही में ऐसा है? हाँ, ये ईश्वर की कृपा है, मेरे दादाजी का बहुत प्रताप है कृपा है मुझ पर। जी, वो संत थे और इसलिए जो है मुझे बहुत सी चीज़ें कंठस्थ हैं, जी। और वो मैं अपनी पूजा में जो है वो निरंतर उनका स्मरण करता हूँ, उनका उच्चारण करता हूँ। जी। तो आपका थोड़ा-सा टेस्ट ले लें हम? जी, बिल्कुल। आपको ज्योतिर्लिंग के सारे स्त्रोत आते हैं? हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे देश में 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, जी, और उन सब के अलग-अलग स्रोत हैं, जी, ठीक है? और जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर हैं, जी। ऐसे ब तो ऐसा करते हैं, मैं एक ज्योतिर्लिंग का नाम लूँगी, जी, आपको एक साँस में उसका जो स्त्रोत है वो जी। बोलकर बताना है हमें। जी, जी। तो पहले आप हमें बोलकर बताइए ओमकारेश्वर स्त्रोत। ओंकारेश्वर, ओके। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। महाकालेश्वर स्त्रोत। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालसुमासुरेशम्। केदारनाथ स्त्रोत। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे। सही, तो मैंने मस्ती में आपको बोल दिया। मैंने कायदे से तो सिर्फ एक ही सुना है, वो है शिव तांडव स्त्रोत। क्या आपको वो भी याद है? जी, मुझे बिल्कुल याद है। तो कुछ गुनगुना दीजिए। तो शिव तांडव स्तोत्र तो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत जी। लोकप्रिय है। भगवान शिव का जो है वो फ़ियर्सफुल नृत्य है, और वैसे तो ये बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि भगवान शिव के डमरू से निकली हुई ध्वनि से ही शब्दावली बनी है। हमारी संस्कृत भाषा के ओह! स्वर और अल्फ़ाबेट्स और जो है तमिल भाषा के निकले हैं, वो आगे जाके सबसे पुरानी जो है वो हमारी लैंग्वेज है। तो शिव तांडव स्तोत्र जो है वो रावण द्वारा जो है रचित है। ये बड़ी आपको सबको पता ही होगा। नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता। ये रावण द्वारा जो है वो लिखा गया है, और इसका श्लोक शुरू होता है, जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावित स्थले गणेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्धरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र
नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवः प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी। सही, आप तो रुकने वाले नहीं हो, मुझे लग रहा है तो शायद बहुत लंबा स्रोत है ना। जी, ये बहुत लंबा स्रोत है। इसमें मुझे बस 2-3 ही शब्द याद रह जाते हैं, वो है डमक 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 डमक। हाँ, ये तो भगवान शिव जो है वो पहला श्लोक है उसका। उसका देखो, उसका अर्थ भी अर्थ है, बहुत ही साइंटिफिक बात है कि जो है मंत्रों का अगर आपको अर्थ भी नहीं पता है तो मंत्र की जो ऊर्जा है, मंत्र का जो वाइब्रेशन है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब हमारे हमारे यहाँ तो सनातन परंपरा में तो मंत्र से इलाज होता था। हम आयुर्वेद हमारा जैसे आयुर्वेद में कुछ जड़ी कुछ भी किसी पर्टिकुलर डिसीज की जड़ी देनी, उसको एक पर्टिकुलर मंत्र पे पर्टिकुलर टाइम पर आवाहित करके उसको लिया जाता था, पर्टिकुलर टाइम पे मंत्र के साथ उसकी दवाई बनाती जाती थी, तब वो आपको शुभ फल देती थी। तो मंत्र का अर्थ नहीं पता। आप तो देखो, आप साइंस में भी साइंटिस्ट कहते हैं कि एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, सो फ्रीक्वेंसीज एंड डार्क एनर्जी। सो इस अब तो ये फैक्ट है कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारे ग्रह, प्लैनेट, सूर्य, चंद्रमा, अर्थ, मार्स और आप और हम लोग, ये सब 0.0 कुछ परसेंटेज हैं, और बाकी पूरा यूनिवर्स दैट इज फिल्ड विद डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो जबकि हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ये वेदों में उल्लेखित है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है, थोड़े समय बाद तो आपने देखा होगा कि आप पहाड़ों में जाते हैं तो बोलते हैं अरे जहाँ जोर से चिल्लाना नहीं तो लैंडस्लाइड हो जाता है। क्यों? रेजोनेंस, आप साइंस में पढ़े हो कि अगर आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी पहाड़ों की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो वो स्लाइड हो जाएगा, वो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। थोड़े समय बाद, आने वाले समय में यही होगा। आप देखिए, कोई चीज स्टैटिक पोजीशन में है और अगर उसको आप एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करें और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की साउंड एनर्जी आपने प्रोड्यूस की तो वो हिलने लगती है। थोड़े समय बाद तो आप ये भी देखेंगे आने वाले समय में कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जो है चीज़ें वाइब्रेट होंगी, मूव करेंगी। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, जैसे आपको डमक 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 याद रहा, तो यही संस्कृत की ब्यूटी है। इसमें शब्द डिज़ाइन हो जाता है। जैसे एक भगवान राम ने भी भगवान शिव को की जो है आराधना करते हुए, जब वो रावण पे विजय माता सीता को लेने जा रहे थे, तो रामेश्वरम में भगवान शिव को स्थापित करके उन्होंने भी आराधना की। तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, उसको रुद्राष्टक बोलते हैं, और वो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। और एक ये रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जटाटवी गलज्जल धगत 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 ज्वलल डमट 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 डमन नादवड। तो संस्कृत की ब्यूटी देखिए कि यदि मैं दोनों श्लोक आपको किसी को बताऊं और बोलूं बताओ कौन सा भगवान श्री राम ने गाया होगा और कौन सा रावण का होगा, तो आप पट से बोल दोगे कि डमट डमन डमट डम। तो यही संस्कृत की ब्यूटी है कि उसमें एक्सप्रेशंस भी हैं और पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है कि कौन, जो संस्कृत की भाषा निकल रही है वो किस पर्सनैलिटी द्वारा रची गई होगी या गाई गई होगी। यही ब्यूटी है, ये संस्कृत में ही संभव है। समय भाई, आपका इंस्टाग्राम देख रही थी तो मैंने देखा कि आपको महिषासुर मर्दिनी भी बहुत अच्छे से याद है। जी, तो जी, इस बार लेकिन हम चाहते हैं कि आप उससे बोले भी और उसका मीनिंग क्या है वो भी समझाएं। महिषासुर मर्दनी जो है वो भी एक बहुत ही जागृत मंत्रों की श्रृंखला है, और शक्ति की आराधना के लिए वो जो है वो गाया जाता है। और वो आपने सब सुना ही होगा कि
ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हैषिति कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृते जय जय घे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपारदिनी शैल सुते सुर वर वर्षिणी दुरधर घर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विषमोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दित सुत रोषिणी धुरमद शोषिणी सिंधु सुते जय जय घे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपारदिनी शैल सुते हाय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरै मधु कैठभ गंजिनी कैठभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपारदिनी शैल सुते। ऐसे श्लोकों की श्रृंखला चलती जाती है। सर इसमें से एक श्लोक का आप हमें मीनिंग भी बता दीजिए। भाई जैसे पहला श्लोक है आई गिरि नंदिनी। आई मतलब हम जैसे मराठी में बोलते हैं ना आई, बोलते हैं आई, तो आई का शब्द माँ, आई मतलब प्यार से हम माँ को बुलाते हैं। आई आई गिरि नंदिनी, गिरि मतलब पर्वत, तो मतलब जो पर्वतों पे जिनका निवास है, पर्वतों, आई गिरि नंदिनी जो पर्वत को जो है सुशोभमान करती हैं, है ना। आई गिरि नंदिनी, आई गिरि नंदिनी, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी। मेदिनी मतलब पृथ्वी, नंदित में जो पृथ्वी को जो अर्थ पृथ्वी को जो है वो आनंदित कर रही है। नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, पूरे विश्व को जो है वो जो है संग म्यूजिक मतलब उसको बोलेंगे म्यूजिक से पूरे विश्व को आनंदित और आह्लादित कर रही है। विश्व विनोदिनी नंदिनुते, नंदिनुते मतलब नंदी मतलब भगवान शिव का वाहन, जो भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, वो भी उनकी नंदिनुते, वो भी उनकी प्रार्थना करते हैं, वो भी उनकी आराधना करते हैं। ऐसी माँ, उसको हम पूज रहे हैं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते और गिरवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी। गिरवर विंध्य मतलब जो पर्वतों का जो बेस्ट ऑफ द पर्वत हैं, जो सबसे बड़े, विंध्य शिरोधिनी वासिनी, जो विंध्य में शिरोधिनी वासिनी, विंध्य के क्रेस्ट में क्राउन, शिराधर मतलब सबसे जो ड्वेलिंग्स ऑफ द माउंटेन, विंध्य शिरोधिनी वासिनी, उसमें वास करती हैं। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। विष्णु विलासिनी भगवान विष्णु जो हैं, नारायण है, उनकी बहन स्वरूपा है विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। जिष्णु मतलब इंद्र, जिष्णुनुते नंदिनुते, तो जिष्णु इंद्र भी जिनकी आराधना करते हैं, ऐसी माँ, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई गिरि नंदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी। भगवती माँ हे शिति कंठ, शिति मतलब जो है ब्लू मतलब विष धारण किया हुआ कंठ, शिति कंठ। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी मतलब भगवान शिव की पत्नी है, वो भगवान शिव के कुटुंब से संबंध है। तो भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरे कुटुंबिनी भूर कृते, मतलब पूरे विश्व को उन्होंने पूरे उसको वो कुटुंब के रूप में है, वो भूरी कृते जो है। ऐसी माँ को जिनको फिर आएगी, फिर लास्ट में जो है वो ऐसी माँ जिनके क्लॉक्स ऑफ मतलब जो है वो घुंघराले लंबे केश हैं, उनकी जय जयकार हो। विक्ट्री ओ मदर, विक्ट्री ओ मदर, आपकी जय हो, जय हो, आप जो है वो विजय हो युद्ध में, जो वो महिषासुर का वध कर रही है। ऐसा अर्थ जो है चलता जाता है। तो सर आपको शिव तांडव स्तोत्र का भी मीनिंग आता है क्या? तो एक लाइन का तो बता ही दीजिए हमें कम से कम। देखिए जैसे मैं बड़े सरल भाषा में बताऊं तो जटा टवी गलज्जल है प्रवाह पावित स्थले, तो जटा मतलब क्लॉक्स ऑफ हेयर, मतलब वो हेयर जिनको की जटा मतलब जिनको की छोटे छोटे पतले पतले हेयर्स को जो है वो जटाओं के रूप में बनाया गया। जटा को अलग करें, जटा टवी, तो टवी तो वो होता है सघन, वन रूपी जटाओं में से। जटा टवी गलज्जला, गलज्जला मतलब
बूंद बूंद करके जो है वो प्रवाहित हो रही है। जटाटवी गलत जल है प्रवाह पावित स्थले, जो है, और जो है गंगा माता, गंगा जी को उसमें बोला है कि जो है वो बूंद बूंद रूप में उस उनकी जटा रूपी स्थल को पवित्र कर रही हैं। जटाटवी गलत जल है प्रवाह पावित स्थले, स्थले स्थले मतलब उस स्थान को पवित्र कर रही है। जटाटवी गलत जल है प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुज, गले वो अवलंब, अवलंब मतलब जो है वो समीप है, मतलब उसके सहारे से, मतलब गले व लंब, गले के सहारे से अवलंब, गले व लंबे लंबिताम, गले के सहारे से लंबे लंबे, भुजंग तुंग मालुकम, भुजंग मतलब भुजा के समान जो है सर्प, भुजंग तुंग मालिका, माला के रूप में लंबे लंबे भुजा जैसे जो है सर्प जो है वो गले के सहारे से लटक रहे हैं। भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 डमन निनाद वड, निनाद मतलब जोर से, भयानक रूप से नहीं, भयानक रूप से निनाद मतलब बड़े जोर से, डमट डमट डमट, उनका जो डमरू है, डमट 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 निनाद, वड मतलब बड़ा बड़ा डमरू जो है वो बड़ी ध्वनि कर रहा है। निनाद वड मरवयम चकार चंड तांडवम, तांडवम चकार चंड, चंड मतलब कहते हैं ना चंडी का रूप धारण कर लिया, मतलब एक जो है वो उनका बड़ा रौद्र रूप है, रौद्र रूप जो है, रौद्र रूप में चकार चंड वो कर रहे हैं, चकार चंड तांडवम, तांडव नृत्य कर रहे हैं। तनोतुन शुभ है शिवम, शिव का अर्थ है भगवान शिव और शिवम का अर्थ है चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम, तनोतुन मतलब एक्सटेंड करे हैं, ऐसे नृत्य कर रहे भगवान शिव, अपनी करुणा, अपने करुणा से हमको एक्सटेंड करे, अपनी करुणा कृपा जो है हम पर एक्सटेंड करे, हम पर अपनी कृपा बरसाए। सर मैंने तो ऐसी चैलेंज सोचा था आपको करूंगी बहुत लाइट हार्टेड, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आप तो गुरुकुल से ही पढ़कर आ रहे हैं, बचपन से संस्कृत एजुकेशन चल रही है आपकी। पर इन सब श्लोकों के बीच में हम चाहते हैं आपका फेवरेट या कुछ ऐसा फन टाइप का श्लोक अगर आपको आता है जो ऐसे ध्यान पड़ता है। एक बड़ा दिलचस्प श्लोक है, वो भी उल्लेख आता है, शिव ध्यान मंत्र है, वो भी रावण द्वारा रचित है, वो भी बड़ा बहुत ही दिलचस्प है, वो मैं गाता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। ओम डिंग डिंग डिंगत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणव सदा यशवे, फुंग फुंग फुंकत सर्पजाल हृदयम घंग घंग च घंटाडवम, वम वम मंगत बम्ब बम्ब वहनम कारुण्य पुण्यात परम, भम भम भंगत भम्ब भम्ब नयनम ध्यायेत सदा शिंकरम। यावत तोय धरा धरा धारा धरा भूधरा, यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामी करम चामरम, यावत रावण राम राम रमणम रामायणम श्रूयताम, तावत भोग विभोग भोग मतुलम योग ध्यायस्ते नित्यशः। ये शब्द हैं क्या? ये शब्द हैं संस्कृत के, साउंड्स हैं नहीं ये शब्द है। और तीसरा श्लोक तो और मजेदार है, यस्याग्रे द्राट द्राट दुड दुड ममलम टन टटम टम टटन टम, तैलम तैलम तो तैलम खुकु खुकु खुकुमम खं खखं खम खखं खम, डंसम डंसम डुडंसम डुई डुई भूप खम भूय न्यालम, ध्यास्ते विप्रगाहे सब सती सबलम पात वह चंद्रचूड़ा। ये तो सही में मुझे लग रहा है आपने बीच में एक सेंटेंस यूज किया था कि शिव जी के डमरू से ही शब्द निकले हैं क्या? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और वो भगवान शिव के डमरू से ही सारी भाषाओं के अल्फाबेट्स निकले हैं। नहीं, पर ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लोज है, डमरू से सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई श्लोक होगा तो ये श्लोक होगा डेफिनेटली। तो सर अब चलते हैं थोड़े से आपके पर्सनल चॉइसेस की तरफ। आपका इंस्टाग्राम और आपका इमेज भरा हुआ है सिर्फ एक बात की तरफ, और कि आप फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। तो हम बेसिकली जानना चाहते हैं फिटनेस के आपकी जिंदगी में एक्चुअल मायने क्या है? फिटनेस जो है वो मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर के पायदान पे है, और होना भी चाहिए, क्योंकि फिटनेस से ही जो है वो आपको जुनून पैदा होता है और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, और अच्छा लगता है, आप फिट रहते हो। आप कल को खूब सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत पैसे कमा लो, और आप जो है वो इतने ऊपर हो जाओगे, आप महंगी महंगी शर्ट्स खरीद सको, लेकिन आपकी बॉडी में फिट नहीं आ रही, आप उस शर्ट को पहन के आप अच्छा नहीं लग रहा, उस शर्ट के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो मज़ा नहीं आता। तो मैं यूथ को ये कहता हूँ कि फिटनेस से आप, आजकल जो समाज में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जगह जगह पे नशा बिक रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है,
और भोपाल में तो बहुत भयंकर तरीके से ये फैल रहा है। तो मेरी हमेशा एक टैगलाइन रील के साथ होती है कि नो टू नशा। ये मैं अभियान शुरू से चला रहा हूँ कि आपको यदि आपको आपको अपने जीवन में यदि कुछ इंस्पिरेशन लेके कुछ करना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, तो यू शुड बी फिट। आपकी शरीर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको एक्सरसाइज कीजिए, आप एरोबिक्स कीजिए, आप योगा कीजिए, जो भी कर सकते हैं डिसिप्लिन में, और साथ में नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा जो है वो आपके ब्रेन को खाता है और वो ब्रेन जो है वो शरीर को ख़त्म कर देता है। तो फिटनेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सर, हम जैसा आपको जानते हैं 10 साल पहले आपकी बड़ी बल्की मस्कुलर फिजिक था और अभी आपने एकदम लीन मस्कुलर फिजिक मेंटेन किया हुआ है, जो अभी पूरे कंट्री में ट्रेंड बना हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कंट्री ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं जैसे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं? देखिए क्या है, थोड़ा-सा मिथ है। मैंने भी जब शुरू में किया था, एक्सरसाइज शुरू की थी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी। मुझे लगता था बस फिटनेस करनी है, किसी भी टाइम पे करो, अपने नियम बनाए थे। मैं रात के 3 बजे भी घर आता था, तो मैंने अपने फ्लोर पे पूरा जिम बनाया हुआ है, मेरा पैशन है। मैं जिम करता था और फिर सोता था। धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी की एक नेचुरल साइकिल है। ये नेचर जो है वो सन के साथ चलती है। इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सन है। तो हम पढ़ाई करें, हम जो है वो कोई भी काम करें, मंत्र सिद्ध करें या कोई भी और संगीत की रियाज़ करें। आपने आशा भोसले और लता मंगेशकर जी के वीडियोज़ देखे होंगे, सुबह-सुबह 4 बजे उठ के रियाज़ करते हो। सुबह अगर आप जिम करेंगे, तो उस समय आपकी बॉडी आपको फ्यूल देती है। आपको अगर मेल है तो उसको टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज़ करती है और उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं। तो वो फ्यूल को फिर ब्रेन देखता भी है कि ये कितना खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसका वो लेवल अगली बार और ज़्यादा फ्यूल देती है। ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी गाड़ी में न्यू मार्केट तक जाना है तो फ्यूल भराते हैं, तो वैसा। तो सुबह-सुबह बाद में समझा कि नहीं, इस चक्र को यही है कि सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो। जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही आपकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज़ करना शुरू कर देती है। लीवर जो है वो अपने आप टॉक्सिन्स इकट्ठे करना शुरू कर देता है। ये सब फंक्शंस हैं नेचर के हिसाब से, और हम उल्टा चलते हैं। तो बेहतर होगा यदि आप सुबह एक्सरसाइज करें। दूसरी बात मैंने देखा है कि वो अक्सर जो है मिथ है, आप जैसी जिम में जाइए, दुनिया भर के लोग आएंगे, आपको एडवाइस देंगे, आपको कहेंगे पंप करने के लिए मसल एक तुरंत बन जाए, मसल क्रिएटिनाइन लेने लगते हैं और दुनिया भर के सप्लीमेंट शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन अधिक मात्रा में हो जाता है। ये सब गलत है। आप सप्लीमेंट्स जो है वो केवल आप उतना लीजिए, अपनी डाइट के साथ उसे सम्मिलित कर लीजिए जितना। एक्चुअली मैं जानना भी चाहती हूँ कि आप खुद सप्लीमेंट्स लेते हैं? मैं जो है मैंने पूरी बड़ी लाइफ निकाल दी। मैं कभी भी अननेचुरल प्रोटीन पे निर्भर नहीं रहा। दूसरा, मैं नॉनवेज नहीं खाता। ये भी मिथ है कि सिर्फ वेज नॉनवेज से ही प्रोटीन मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब मैं थोड़ा-सा प्रोटीन पाउडर लेने लगा हूँ अब, वो भी देख के कि कौन-सा नेचुरल प्रोटीन पाउडर है जो कि ज़रूरी है। उसमें भी बहुत सारा साइंस है। तो प्रोटीन आप ज़्यादा लेंगे, 4-4 स्कूप लेंगे, तो वो प्रोटीन आपको जो है ना नशा देगा। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा खाएँगे तो आपका जो भाई किडनी का काम क्या है? ब्लड को फ़िल्टर करना। तो फ़िल्टर करने में जो वो ब्लड में जो वहाँ नेफ्रॉन्स लगे होते हैं, जैसे आपका कपड़ा होता है, उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको पानी से मिला के वो यूरिन से निकालता है। तो वो जो है यूरिया होता है, यूरिया से अमोनिया बनती है, और अमोनिया जब ब्रेन में जाती है तो क्या ड्राउज़ी करती है। आप से बात करोगे, आप किसी को ज़्यादा प्रोटीन लेने वाले से, क्यों, क्या हो रहा है? ठीक चल रहा है, अभी तो मैं कर रहा हूँ, इस तरह बात करेगा तो ड्राउज़ी आएगी, वो थोड़ा-सा उसमें रहेगा। तो आप प्रोटीन जो है नेचुरल लीजिए, और प्रोटीन को टाइम से लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल पता नहीं होता, बोले ये प्रोटीन तुरंत मिक्स हो जाएगा, तुरंत आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ों के लिए ना आपको या तो किसी न्यूट्रिशन डायटीशियन से समझिए या खुद पढ़िए, लेकिन कोई भी आर्टिफ़िशियल चीज़ लेना नहीं चाहिए। सर, अब मैं आपसे थोड़ा-सा रैपिड फायर फिटनेस क्वेश्चंस करना चाहूँगी। तो आपको थोड़े जल्दी-जल्दी जवाब देने हैं और शॉर्ट आंसर्स देने हैं। पहला सवाल ये है कि फिटनेस की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको लगता है बहुत अंडररेटेड है? वॉक करिए। लोग जो है समझ, अरे वॉक से क्या होगा? वॉक से तो मैं पतला नहीं होने वाला, पतली नहीं होने वाली। वो जब तक मैं जिम में नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, तब तक कुछ नहीं होना। वॉक बहुत मिरेकुलस चीज़ है, क्योंकि जैसे ही आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, आप वॉक करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है ना, आपका ब्रेन एकदम कहता है वॉव! जैसे ही आप हल्का-सा जॉगिंग करते हैं, ब्रेन खुश हो जाता है। जैसे ही आप एक्सरसाइज़ करना शुरू करते हैं, ब्रेन बहुत खुश होता है। जो हैप्पी हार्मोन्स हैं,
डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो हैप्पी हार्मोन्स अल्टीमेटली आपको ब्यूटीफुल बनाता है, आपको जो है स्ट्रेंथ देता है। तो हफ्ते में 1-2 दिन वॉक के लिए ज़रूर निकालिए कि आप जो है वो जिम में बहुत ज़्यादा वेट उठाइए और आप वेट को बढ़ाते जाइए तो पंप होती जाएंगी मसल्स, और उसके लिए आप जो है वो सप्लीमेंट्स खाते जाइए और आप अच्छे दिखने लगेंगे सडनली, क्योंकि जो चीज़ शॉर्टकट अपना के तुरंत दिखती है वो उतनी ही जल्दी जो है वापस रिवर्ट होती है। तो ये बहुत ओवररेटेड है, मैंने देखा है। अक्सर बहुत कम एज के लड़के जिम करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, अच्छा वो रिलेट कर रहे हैं जो अभिनेता 45 इयर्स का है, 40 इयर्स का है, 50 इयर्स का है, सलमान खान तो ऋतिक रोशन तो उनकी बॉडी उनसे रिलेट कर रहे हैं पर्दे पे, लेकिन उनकी एज है 14 इयर्स, 17 इयर्स, और ऐसे ही फैशन चलता है। आप देखिए पेरिस से फैशन चलता है और वहाँ पर जो फैशन रैंप वॉक पे जो फैशन लेके आती हैं जो महिला, उसकी एज है 60 इयर्स, 55 इयर्स। अब उसको फॉलो करती है यहाँ की 18 इयर्स की, 17 इयर्स की लड़की जो पूरी तरह यूथ है, यंग है, वो उसको वो कर रही है, इसलिए वो अपने वाइट, अरे वो वाइट उनके बाल हैं, तो आप क्यों ब्राउन ब्राइट कर रहे हैं? आप तो ब्लैक बाल हैं अगर आपके, तो ये हेल्थ दिखाता है। आपकी बॉडी, आप जो यौवन से भरी हुई है, यूथ हैं आप जो है, जैसे कोई लड़का अगर यंग है तो एनर्जी से भरा हुआ है, तो वो देखता है उसको और उसको कॉपी करता है, और उसको कॉपी करके फिर सडन चीज़ों में जाके फिर सप्लीमेंट्स फलाना ढिकना, और वो लेके जो है वो सप्लीमेंट्स लेके ज़्यादा वेट उठाऊंगा, पंप हो जाएगी, वो सब नुकसान हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है आजकल, आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं उस पर्टिकुलर एज में, तो बहुत से सडन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, और उससे एक मिथ बन गया है कि भाई जिम में डेथ्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। सर आप ऐसे कभी कॉमन जिम में प्रैक्टिस करने जाते थे या जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाता था मैं। अभी तो कुछ समय real- पहले तक मैं जाता था और मैं रेगुलर एक नॉर्मल जिम में करता था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स होते थे। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने देखा वहाँ पर 60% 40% लोग जो हैं वो आधे टाइम जो है वो शीशे में जो है, तो मुझे समझ में आया कि अब अपने को जो है वो घर में करना चाहिए और फिटनेस का स्वरूप बदलना चाहिए। कुछ लोग बहुत सीरियस एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग बहुत तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे, कुछ जिम के ऑब्जर्वेशंस पर हम बात करेंगे जब हम एक ग्रुप जिम में जाते हैं तब। एंटर करते से जनरली आपको लोग कैसे मिलते हैं, वो किस तरह का बिहेवियर रखते हैं? कभी ऐसा हुआ कि लोग ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं क्योंकि वो जिम नहीं, लोग अकड़े हुए रहते हैं। पकड़े हुए हैं? हाँ, क्योंकि शीशा मिरर सामने लगा हुआ है ना, और सबसे खूबसूरत चेहरा स्वयं का दिखता है इंसान को। जैसे ही शीशा दिखता है तो वो अकड़ जाते हैं, क्योंकि वो जिम करने आए तो उनको सब मसल्स अपनी दिखने लगती हैं, तो अकड़े हुए हैं, हाथ भी अकड़ के लाएंगे, हाँ। आइए आइए, तो अकड़े हुए रहते हैं। तो जो है वो अच्छी बात भी है, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज है, अच्छा है, फाइटर बॉडी लैंग्वेज में रहते हैं, तो मज़ा आता है लेकिन ये सब देखने में। तो कभी ऐसा होता है कि आप खुद वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक इंटेंस वर्कआउट के बीच में, और कोई ऐसा इंसान आके बस आपसे बात किया जा रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि आपको भी एक डिसिप्लिन फॉलो करना है और आप यहाँ बात करने के लिए नहीं आए हैं? ऐसा हुआ, कभी हुआ तो है ऐसा, लेकिन उसको बहुत पॉजिटिव और हेल्दी वे में लेते हैं। अगर कोई बात कर रहा है तो नेचुरली वो चाहता है आपसे बात करना, परंतु होता है कई बार मैंने बोला कि हाँ मैं ये जो है ये पूरा रिपीटिशन कर लूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं, तो ऐसा हुआ है। सर आपकी फेवरेट जिम मशीन कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट जिम मशीन जो है वो मशीन क्या कहेंगे, मुझे सबसे फेवरेट थाइस की एक्सरसाइज करना लगती है। तो मुझे जो है वो स्क्वाट्स लगाना बहुत पसंद है, वेट को थाइस से उठाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे सबसे फेवरेट लगती है। क्योंकि चेस्ट के लिए तो मैं पुशअप कर सकता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर तो 3-3 हज़ार बैठ के लगाते थे, पर वो मेरे से नहीं होता। तो वेट से जो है वो पेशेंस नहीं रहे ना हमारी जनरेशन में, और अब आगे वाली जनरेशन में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हम लोग वेट को, वो मेरी सबसे फेवरेट है। तो लेग की एक्सरसाइजेज मुझे बहुत पसंद है, वो मशीन्स मुझे बहुत। और आपका फेवरेट मसल ग्रुप कौन सा है? वो है मेरी चेस्ट, या मतलब दिखने जीजा। जी, हाँ, मतलब वो तो मुझे, विजिबल ही होती है ना। हाँ वो मुझे लगता है कि नहीं, उससे क्या है बॉडी खड़ी रहती है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, इफ़ यू हैव गुड लेग, अगर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपके फाउंडेशन में, तो आपकी चेचेस जो है ना, बॉडी खड़ी रहेगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है वो है थाइस, पाँव आपके मजबूत होना चाहिए।
पाँव की एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ना, चाहे वॉक हो, चाहे रनिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे स्क्वैट्स हो, इसको चाहे कोई भी काम हो, लेकिन पाँव की एक्सरसाइज आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सर, अगर आपको एक चांस मिले किसी एक पॉलिटिशियन के साथ जिम करने का, तो वो कौन होंगे और क्यों? मैं तो ना राहुल गांधी जी की फिटनेस देखता हूँ, तो मेरा बड़ा ड्रीम है कि राहुल गांधी जी के साथ में, कि उन्होंने कितना मतलब 3000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चला, और वो हमेशा हंसते खेलते उन्होंने भारत भारत जोड़ो यात्रा की। उन्होंने ईस्ट से यहाँ तक वेस्ट तक भी पूरा जो है वो चले, और मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ड्रीम है कि उनके साथ मैं जो है वो जॉगिंग करूं, या उनके साथ, क्योंकि वो सुबह सुबह सुना है कि उठ के जॉग करते हैं, वो सुबह टाइम पे निकल जाते हैं, और उनके साथ जो है वो मेरा ड्रीम है। संजू बॉस, अगर आपको एक चांस मिले कि आपको एक फिजिक पूरी जिंदगी भर मेंटेन कर सके, तो वो कौन सा फिजिक होगा? मेरा बहुत नॉर्मल, जिसमें लीन बॉडी है, जो है वेस्ट मेरी 28-30 ही रहे, और मैं लाइफ के अंतिम दिन तक मैं किसी के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं, खड़ा रहूं अपने पाँव पे, और जो है जो सेवा का भाव है वो जिंदा रहे, और उसको सपोर्ट मेरी बॉडी करे, बस ये मैं देखना चाहूँगा। गुड सर, वी विश द सेम फॉर यू सर। थैंक यू सो मच। तो सर, इसके साथ हम हमारे फिटनेस के इस पूरे कॉन्वर्जेशन को कंक्लूड करते हैं। लेकिन अब आपका एक और साइड है, जो बहुत लीजर साइड है, जिसमें आप बहुत सिंगिंग करते हैं और आपके बहुत सारे फैंस भी हैं। इनफैक्ट एक बार मेरी किसी से बात चल रही थी और आपका नाम बीच में आया, तो उन्होंने बोला वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग हो, जब आप खुद किसी एक स्ट्रेस सिचुएशन में हो, या आपकी ज़िंदगी तो भरी पड़ी है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप एंड डाउन्स में, अप एंड डाउन्स में। जी। तो ऐसी सिचुएशन में म्यूज़िक हमें डेफ़िनेटली हेल्प करता है एक किक देने में। तो आपका ऑल टाइम फ़ेवरेट कौन-सा है? मुझे एक गाना बहुत कनेक्ट करता हूँ मैं उसको। राह में कांटे बिखरे मगर उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। होगी हमें जो रहमत अता, धूप कटेगी छाँव तले। अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले मुझको गले। ज़ुर्रत 100 बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, सच्चा हर प्यार रहे ओ। ये हौसला कैसे झुके। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप गाने सुनते भी होंगे, कभी आप अपनी आवाज़ में बस गाते रहते होंगे और खुद ही सुन लेते होंगे। आप व्हाट यू प्रेफर सर, लिसनिंग टू म्यूज़िक और लाइक सिंगिंग? ना लिसनिंग टू म्यूजिक। आप आजकल कौन-सा गाना सुन रहे हैं? अभी तो लेटेस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। अभी मैंने एक गाना इंस्टाग्राम पे मैनू विदा करो अरिजीत सिंह का वो डाला भी था, और अभी एक डालने वाला था, लेकिन अब वो भी बहुत पसंद है मुझे। अभी एक उसका वे कमलिया पिक्चर का, वे कमलिया सॉरी गाना जो है, रॉक योर रानी। जी। वो जो अच्छा लगता है। आते हैं उसके लिरिक्स आपको? हाँ, लिरिक्स तो याद रहते क्योंकि पसंद की चीज़ है ना। लिरिक्स आते हैं। सुना दीजिए ना सर। थोड़ा सा टिपिकल है गाना थोड़ा। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया,
वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सौगलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, जा करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार कर कमलिया, वे कमलिया, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया, वे कमलिया। मुझे तो लग रहा है मैंने गाना पहले कभी सुना ही नहीं है। मैं हमेशा से म्यूजिक सुनती हूँ, बीट सुनती हूँ जब भी ईयरफोन्स लगाती हूँ, और मेरी किस्मत में एक्चुअली ऐसा है कि मैं लाइव म्यूजिक सुनूंगी, एंड फ्रॉम लाइक द वेरी ब्रिलियंट वंस। एक बात और थी सर, वो ये थी कि आपका जो कॉलेज है उसमें हम परफॉर्म करने आए थे। हम भी हमारे कॉलेज टाइम में बहुत डांस करते थे। तो आपके कॉलेज का एक कल्चरल फेस्ट होता है राधारमण। हाँ, विहान। विहान में मैं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड और एक और बेस्ट फ्रेंड, हम ट्रायो एक डांस परफॉर्मेंस लेकर आए थे। तो अभी इनफैक्ट मुझे पासपोर्ट री इश्यू कराना था, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, तो मुझे उसका सर्टिफिकेट दिखा, हमारा वो फर्स्ट प्राइज मिलने वाला सर्टिफिकेट। पहले मैं सोच रही थी कि मैं लेकर आती हूँ उसे, पर मैं लाना भूल गई। तो मैं चाहती थी इसके बैक में मैं आपसे एक ऑटोग्राफ ले ली थी, तो वो तो नहीं है मेरे पास, पर दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल टू मी। दिस इज मेघा ठोत्रा विच टेल्स व्हाट आई डू, विच इज टेलर्ड टॉक्स। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर ही अपना एक ऑटोग्राफ हमें दे दें। आई प्रे कि मैं जो है ऑटोग्राफ देने लायक सही मायने में स्थिति में आ जाऊं। सब तो ऑलरेडी है आप वहाँ पर। थैंक यू सो मच मेघा, आपने मुझे इतना स्पेशल फील करा दिया कि मेरे ऑटोग्राफ भी कोई ले रहा है। So it's a straight up memory from college days। और इससे पहले हम इसे कंक्लूड करें, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप हमें आपके कॉलेज टाइम पर लेकर जाएं और कुछ एक ऐसी बात बताएं, क्योंकि आप खुद थिएटर प्रैक्टिस करते थे। डेफिनेटली हम सारे बच्चे बहुत शेर व शायरी करते हैं और तकिया कलाम होते हैं हमारे, तो कुछ मस्ती खोरी में या कुछ एक साहित्य या किसी लिटरेचर के फ्लेयर में हम चाहेंगे कि हम आज के शो को कंक्लूड करें। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें डेफिनेटली बताइए। मैं एक कॉलेज टाइम में जो कविता गुनगुनाते थे, और बड़ी मस्ती वाली है, शरारत भरी वो कविता, मैं कह के इसको कंक्लूड करता हूँ। तो एक कविता है कि ये बिजली कड़की है या कोई लड़की है, ये बिजली कड़की है या कोई लड़की है, आंखों में काजल है, कांधे पे आंचल है, थोड़ी पे तिल है रे, ये मेरा दिल है रे, मैं इसको पा जाऊं, गंगा नहा जाऊं, मैं इससे बोलूंगा, अंतरपट खोलूंगा, सन्नाटक छोरी है, अलबेली गोरी है, कुछ तो हिमायत कर, नजरें इनायत कर, बरसों का मारा हूं, टूटा सितारा हूं, ऐसा आवारा हूं मैं, अब तक कुंवारा हूं। तो वो बोली बाबू सुन, वो बोली बाबू सुन, दिल ने रख काबू सुन, वरना छिद जाएगा तू, जाने कित जाएगा तू, मैसू हरियाणे की बस में न आने की, मैसू हरियाणे की बस में ना आने की, वो बोली झुम्मा दूंगी, लट्टू घुम्मा दूंगी, मैं बोला झुम्मा दे तू, लट्टू घुम्मा दे तू, मैं तो तुझसे ही बोलूंगा, अंतरपट खोलूंगा, सन्नाटक छोरी है, अलबेली गोरी है, कुछ तो हिमायत कर, नजरें इनायत कर, बरसों का मारा हूं, टूटा सितारा हूं, ऐसा आवारा हूं मैं, अब तक कुंवारा हूं। तो इतने में पीछे से पुलिया के नीचे से, इतने में पीछे से पुलिया के नीचे से लगाकर तमाचा जी यूं बोले, चाचा जी कि बीवी तो घर में है, तू किस चक्कर में, कि बीवी तो घर में है, तू किस चक्कर में है। तो खाकर तमाचा जी, मैं बोला चाचा जी घर से मैं आता था, सब्जी में लाता था, ये तो मिस बरूचे हैं, ये तो तुमको ही पूछे हैं। तो वो बोली बक्के से, तो वो बोली बक्के से, ये महड़े तक्के से, अब्बे तो कह बैठा भावों में भय था, वो घर में जो सम्मा है वो तेरी अम्मा है। तो हाथों में थैला ले, मन मैला मैला ले, हाथों में थैला ले, मन मेला मेला ले, रास्ते में जातू था और बालों को नोचूं था, और ऐसा मैं सोचूं था कि वो दिन अलबेले थे जब हम अकेले थे, रीटा से यारी थी, मीता भी प्यारी थी, नीना पे मरते थे, सीता से डरते थे, हाय शादी कर बैठे बर्बादी कर बैठे, हाय शादी कर बैठे बर्बादी कर बैठे। हो शायर साहब, आपके लिए बहुत बहुत तालियां, एंड थैंक यू सो मच संजू बॉस हमें ज्वाइन करने के लिए। द अदर साइड विद मेघा में आज हमारे साथ थे संजीव सक्सेना जी। हम आप सभी का हमें सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू सो मच।